हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष। आप देख रहे हैं मेरा चैनल महा आयुर्वेदा। आज हम संस्कृत का चैप्टर निरुक्ति एंड पर्याय पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने जो पेपर वन में चैप्टर आते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो उसके पेपर वन के मैंने पहले 4 चैप्टर आपको बता दिए हैं। आज हम पेपर 2 स्टार्ट करेंगे। तो संस्कृत का जो पेपर 2 है तो वो 100 मार्क्स का होता है उसका एग्ज़ाम। तो उसमें ये चैप्टर फर्स्ट है उसका, निरुक्ति एंड पर्याय। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं निरुक्ति होती क्या है। तो आपने हर चैप्टर जो मैंने क्रिया शरीर के जितने भी आपको चैप्टर बताए थे तो हमने सबकी अलग अलग निरुक्ति पढ़ी थी। जैसे वात की निरुक्ति वागति गंधनियो, पित्त की निरुक्ति तप संतापे, कफ की निरुक्ति केन जलिन फलती इति कफा। ये सब जितनी भी हमने निरुक्तियाँ पढ़ी थी तो ये सारी निरुक्तियाँ जो हैं संस्कृत में होती हैं। तो ये सब संस्कृत के एक ही चैप्टर में सारी कवर हैं। अगर आपने उसमें अच्छे से पढ़ रखी होंगी तो आपको इसमें बहुत ही इजीली सारी पता ही होंगी इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर आयु की निरुक्ति। तो आयु की निरुक्ति क्या है? आयु की निरुक्ति है एति इन गतो छंदशीन इन यून। ये आयु की निरुक्ति है और इसका अर्थ है अर्थात आयु शब्द की उत्पत्ति गति अर्थपरक इनसे हुई है। और आयु के पर्याय दिए गए हैं आपको। यहाँ पर पेपर में निरुक्ति और पर्याय लिखने होते हैं बस। तो ये निरुक्ति हो गई एति इन गतो छंदसीन इन यून, ये इसकी निरुक्ति हो गई। और इसके पर्याय क्या हो गए आयु के? यहाँ पर देखिए आयु के पर्याय हैं। यहाँ पर महर्षि चरक ने इंद्रिय शरीर मन और आत्मा इनके संयोग को आयु कहा है। और इसके पर्याय कहे हैं धारी जीवितम नित्यग अनुबंध और चेतना। ये इसके पर्याय कहे गए हैं। अब आपने चरक संहिता का चैप्टर फर्स्ट पढ़ा होगा तो उसमें देखिए वाला श्लोक आपने पढ़ा होगा, शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यग अनुबंधश पर्याय आयु उच्यते। ये वाला श्लोक मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये आपको पदार्थ विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट जब मैंने पढ़ाया था, जब भी मैंने आपको बताया था ये आयु की परिभाषा, तो उसमें ये देखिए श्लोक मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है। हाँ, ये हर जगह आपको मिलेगा। तो इसमें देखिए आयु का मतलब भी बता दिया गया है कि शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा इनके संयोग को ये आयु कहा गया है। और इसके पर्याय भी बता दिए गए हैं आयु के, कि आयु के पर्याय क्या क्या बता दिए हैं यहाँ पर। धारी जीवितम नित्यक अनुबंध, ये आयु के पर्याय बता दिए गए हैं। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखिए धारी क्या होता है। आपको एक बार ये तो मोस्टली आपको सबको पता ही होगा कि धारी क्या होता है, जो शरीर को धारण करके रखता है, मतलब शरीर को सड़ने नहीं देता। जीवितम, आयु के रहते प्राणी जीवित माना जाता है, आयु प्राण होता है हमारा। और नित्य मतलब आयु प्रतिदिन जाती रहती है। कहते हैं ना, सबसे पहले जो बच्चा होता है, फिर युवावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है। तो आयु जो है प्रतिदिन जाती रहती है, नष्ट होती रहती है। और आयु का संबंध हमेशा प्राणों से लगा रहता है, क्योंकि अगर आयु खत्म हो गई तो मनुष्य प्राणी जीवित नहीं रहेगा, मनुष्य के प्राण भी खत्म हो जाएंगे। अब चेतानुवृत्ति, आयु को जो है चेतानुवृत्ति भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि गर्भ से, मतलब कि जो गर्भ है, जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म से पहले गर्भ में जब बच्चा होता है तो गर्भ से मरण तक, मतलब जब तक आदमी मरता है तो जब तक शरीर, जब तक आयु जो है, चेतना जो है जिसे आयु कहा गया है, तो ये शरीर में रहती है, मतलब शरीर के साथ इसका संबंध रहता है। तो इसलिए इसे आयु कहा गया है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो आयु था वो हो गया है पूरा। अब इसके बाद देखते हैं हम शरीर। तो शरीर की निरुक्ति है, ये आपको ये याद रखनी है, श्र प्लस इरिन, ये इसको याद करके शीर्यते इति शरीरम। एक ये वाली भी है इसकी निरुक्ति, इसे भी याद कर लेना, शीर्यते अनेन इति शरीरम। ठीक है, ये दोनों निरुक्तियाँ हैं, ये आपको याद कर लेनी है। मोस्टली आपको, आपने ये वाली तो पढ़ ही ली है, मैंने क्रिया शरीर के चैप्टर में बताई थी आपको। शीर्यते अनेन इति शरीरम, शरीर किसे कहते हैं, तो उसमें ये इसकी निरुक्ति है। निरुक्ति ज़्यादातर आपने पढ़ी रखी होंगी, इसमें बस मोस्टली सारे चैप्टरों की जितनी आपने पढ़ी है सबको एक जगह कंबाइन करके दे दिया है, और कुछ भी नहीं है निरुक्ति में। पर्याय क्या है? पर्याय, शरीर के पर्याय भी आपने पढ़ लिए होंगे क्रिया शरीर का जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको, तो उसमें शरीर के मैंने पर्याय सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो गात्र, वपु, शरीर, काय, देह, ये सब जो है शरीर के पर्याय होते हैं। अब इसके बाद मन देखते हैं हम। तो मन क्या होता है? मन होता है मन प्लस असुन। तो ये इसकी निरुक्ति है मन की।
मन्यते ज्ञायते बुध्यते अनेनिति मना, ये मन की निरुक्ति है और इसके पर्याय हैं सत्व, मानस, अतीन्द्रिय। ठीक है, ये इसके पर्याय हैं। क्योंकि अतीन्द्रिय भी कहते हैं मन को, और मन को उभयेंद्रिय भी बोलते हैं। कि यहाँ पर और लिख लेना उभयेंद्रिय, मन को उभयेंद्रिय भी बोलते हैं, अतीन्द्रिय भी बोलते हैं, सत्व भी बोलते हैं, मानस बोलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बुक में है केवल वही लिखना है आपको, क्योंकि संस्कृत में ऐसा ही है कि बुक में हर चीज़ नहीं होती। तो जो चीज़ बुक में नहीं है आप उसे अपने आप से भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे ये मैंने अपने आप से लिखे हुए हैं, अतीन्द्रिय, सत्व, मन को सत्व भी बोलते हैं, मन को उभयेंद्रिय भी बोलते हैं। तो ये आप इन्हें अच्छे से कर लेना। इसके बाद देखते हैं अग्नि। तो यहाँ पर देखिए अग्नि क्या है। अग्नि की निरुक्ति हमने देखा था। अग्नि की निरुक्ति क्या है, अगिगतो जो शब्द है, अगिगतो धातु से अग्नि शब्द बना। तो गति का अर्थ क्या होता है, गमन करना। गति का अर्थ बताइए आपको, एक जगह से दूसरी जगह गमन करना। तो ये इतनी सारी निरुक्तियाँ दी गई हैं, इसमें से कोई भी एक याद कर लेना आप। अग्रिणी भवर्तति अग्नि, ये इसकी निरुक्ति है। जरूरी नहीं है आपको सारी याद करनी, कोई भी एक याद कर लेना। अग्रिणी भवर्तति अग्नि ही, तो ये इसकी एक निरुक्ति याद कर लेना आप। इसके बाद इसके पर्याय। तो पर्याय यहाँ पर देखना, अग्नि के पर्याय आपको पता ही है ज़्यादातर, तेज, पावक, अनल, दहन, ये 4 पर्याय याद कर लेना। इतने सारे पर्याय याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ये बस 4 पर्याय जो मैं बता रहा हूँ इन्हें याद कर लेना है, ये मोर देन इनफ है। अब इसके बाद देखते हैं जलम। तो जलम मतलब जल। तो जल की निरुक्ति देखते हैं। तो जल की निरुक्ति क्या होती है, जल गाहतने इति जला, या फिर जलती इति जलम। ये आप कोई भी एक याद कर लेना, इनसे दोनों हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो ये वाली कर लेना, ये बहुत ही ईजिली है, जलती इति जलम। अब इसके पर्याय। पर्याय क्या है, आप, निर, जल, अमृत, तोय। अब जो हम पढ़ेंगे अष्टांग हृदय, तो उसमें जो 6 चैप्टर है तो उसमें तोय वर्ग आएगा। तो तोय वर्ग में मतलब जल वर्ग, जल जो है वो तोय को बोलते हैं। अम्बु भी जल को ही बोलते हैं, और उदक जो है जल को ही बोलते हैं। ये आपको अच्छे से याद कर लेना। ये 3 आगे आपको चैप्टरों में मिलेंगे अष्टांग हृदय में, अम्बु, जल, अम्बु, तोय, उदक। तो आप समझ जाओगे आसानी से क्योंकि जल के पर्याय है। इसके बाद देखते हैं वात की। अब वात और पित्त, कफ, इन तीनों की तो आपको मैंने जो चैप्टर पढ़ाए थे आपको क्रिया शरीर में, वात, पित्त, कफ, तो उसमें अच्छे से बताई रखी है। एक बार फिर से एक बार मैं बता देता हूँ आपको। वात की निरुक्ति क्या होती है, वा गति गंधनीयो, ये वात की निरुक्ति होती है। तो वात की निरुक्ति हो गई, वा गति गंधनीयो। तो यहाँ पर देखिए एक और चीज़ लिखी गई है कि जिसका ज्ञान मुख्य रूप से त्वचा द्वारा होता है। अब वात का ज्ञान किसके द्वारा होता है, त्वचा से ही तो होता है। वायु जो है, वात को वायु भी बोलते हैं। तो वो हमें त्वचा पे जब उसका स्पर्श होता है तभी तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वायु का ज्ञान त्वचा द्वारा होता है। अब वायु एक अमूर्त है, मतलब हम वायु को, वात को देख थोड़ा ना सकते हैं, वो अमूर्त है, उसे हम देख नहीं सकते। जिसका पंचभौतिक तो मतलब अमूर्त होने के कारण इसका रूप नहीं होता, ये हमें दिखाई नहीं देती, अदृश्य होती है, ये हमें दिखाई नहीं देती। किंतु हम इसका ज्ञान उसके कर्मों द्वारा देख सकते हैं। मतलब उसके कर्म जो होता है, जैसे वायु का कर्म क्या है, चलन करना, एक जगह से दूसरे गमन करना, हमारे शरीर पे स्पर्श होकर हम पता कर सकते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती। अब इसके पर्याय देख लेते हैं। तो पर्याय क्या है इसके, श्वसन, स्पर्शन, वायु, मारुत, अनिल, गंधवाह, मारुत और अतिबल। ये आपको जो जो मेन है बस वही याद करना है, इतने पूछे भी नहीं जाते, 4, 3 या 4 बहुत होते हैं, तो वही आपको याद करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि पित्त। तो पित्त की निरुक्ति क्या है, तो पित्त की निरुक्ति है तप संतापे। तप संतापे जो है पित्त की निरुक्ति है। तो तप संतापे धातु से करदंत विहित प्रत्यय द्वारा जो तपती इति पित्तम, ये पित्त की निरुक्ति है। जो शरीर में ताप मतलब गर्मी उत्पन्न करे उसे पित्त कहते हैं। अब इसके पर्याय देखते हैं। मायु, बलास, बलवा, और यहाँ पर देखिए ये समयोनि। ये आप 2-3 याद कर लेना, 3-4 बहुत होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम कफ। तो कफ का देखते हैं हम। तो कफ में देखते हैं निरुक्ति, देखते हैं पहले कफ की। तो श्लीष आलिंगन,
धातु में कृदंत विहित प्रत्यय लगने से कफ शब्द बना। अब कफ की निरुक्ति क्या होती है? श्लेष्यते अनेन इति श्लेष्मा या फिर केन जलेन फलती इति कफा। ये दोनों याद कर लेना, ये आपको कफ चैप्टर में भी मैंने बता दी थी। ये दोनों याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। अब आप इसमें याद करोगे तो आपको उसमें ऑटोमेटिक लिख दोगे, और उसमें कर लियोगे अगर आपने, जो मैंने वात पित्त कफ तीनों चैप्टर बताए थे, तो आपको इसमें याद ही होंगी। पर्याय देखते हैं, तो पर्याय क्या है कफ के? बलास, बलवा, समयोनि और श्लेष्मा और सौम्य, ये कफ के पर्याय होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम, ये हमारा जो ए पार्ट था उस तक ख़त्म हो गया है। अब बी पार्ट की देखते हैं, तो बी का सबसे पहले आता है रस। तो रस में है, रस का देखते हैं, तो रस में क्या है? रस की यहाँ पर देखिए, रस की निरुक्ति है रसगतो धातु। तो रसगतो धातु या फिर रस आस्वादन है, ये रस की निरुक्ति हो गई। और इसके बाद देखते हैं एक और है यहाँ पर निरुक्ति, रसते आस्वादते इति रसा। इनको आप याद कर लेना, तीनों इजी इजी हैं तीनों, तो आपको पेपर के टाइम पे एक दो तो याद रहेंगी, तो आप आसानी से लिख सकते हो। तो रसन इंद्रिय द्वारा जिस विषय का ग्रहण किया जाता है या स्वादन किया जाता है तो उसे रस कहते हैं। मतलब रस इंद्रिय किसे कहते हैं? जीवा जो हमारी होती है, जीव, तो उसके द्वारा हम जिसका ग्रहण करते हैं, जिसे हम उसके द्वारा लेते हैं, तो उसे रस कहा जाता है। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है। अब पर्याय क्या है इसके? स्वरस, पथ्य, अनस्वभाव। अनस्वभाव क्यों बोला गया? क्योंकि जो भोजन हम खाना खाते हैं तो उसका स्वभाव ही क्या है? रस बनना। सबसे पहले रस ही तो बनता है, जो हम खाना खाते हैं उसका मुंह में पच पाच होके पक कर, तो उसका रस ही तो निकलता है सबसे पहले, दांतों द्वारा उसके जो छोटे छोटे भाग होकर तो उसका रस बनता है। तो रस जो है इसका अनस्वभाव भी से बोला जाता है। और फिर ये रक्त धातु कर्ता, क्योंकि रक्त धातु कर्ता इसे क्यों बोला गया? क्योंकि रस जो है वो रक्त को उत्पन्न करता है। मैंने आपको जो धातु चैप्टर है उनमें बताए थे कि रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र, ऐसे ही धातु बनते हैं। तो रस से ही रक्त बनता है, तो इसलिए इसे रक्त धातु कर्ता भी बोला जाता है रस को। अब इसके बाद देखते हैं हम रक्त धातु। तो यहाँ पर देखते हैं रक्त की निरुक्ति, तो रज प्लस कत, तो यहाँ पर रज्जति रज्यते वा इति रक्तम, ये इसकी निरुक्ति है। ये जितना मैंने बस इसमें अंडरलाइन कराया गया पूरे चैप्टर में, आपको उतना ही पढ़ना है। इसमें ज़्यादातर एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो मैंने अंडरलाइन करी नहीं है इसमें, तो जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही वही कर रखा है। आप उतना लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब इसमें देखते हैं पर्याय, तो इसके पर्याय क्या है? विरत्र, शोणित, अशरक, लोहित, अग्नेय और रुधिर, ये रक्त के पर्याय हैं। ये वही वही पर्याय मैंने अंडरलाइन करे हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं या फिर आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। रुधिर तो इसमें ज़्यादातर आपको मिल ही जाता है। रुधिर हो गया, लोहित हो गया और अशरक हो गया और शोणित, ये चारों तो आपको मोस्टली मिल जाते हैं। अग्नेय भी बोला जाता है, ये भी मिल जाता है आपको। अब इसके बाद देखते हैं मास। तो मास की निरुक्ति क्या हो गई? मिश स्पर्धाराम भेषिति व मिशु सेचने, मतलब जिसे नापा जा सके उसे मास कहा जाता है। हम मास को नाप सकते हैं ना, तो उस जिसे नापा जा सके उसे मास कहते हैं, ये इसका अर्थ है। अब इसके बाद इसके पर्याय, तो इसके पर्याय देखते हैं। इसके पर्याय क्या है? आमीष, लोहिम, ये आपको ये याद नहीं करने, ये मैंने बस ये देखो जो जो मैंने अंडरलाइन करा है, क्रव्य, पलल और तरस, ये तीन पर्याय याद कर लेना। क्रव्य, पलल, तरस, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप अच्छे से याद भी हो जाएंगे आपको। इसके बाद देखते हैं बी पार्ट में मेध। तो इसकी निरुक्ति है मेधति स्नेहति इति मेधा, ये इसकी निरुक्ति है। या फिर ये भी याद कर लेना, पर ये छोड़ो आप, ये वाली अच्छी है। ये मैंने क्रियाशरीर को जो चैप्टर बताऊंगा अभी आपको, मेध चैप्टर, तो उसमें देखना ये मेधति स्नेहति इति मेधा, ये इसकी निरुक्ति है। अब देखो जो क्रियाशरीर के मैं धातु चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सारी धातुएं, तो उन धातुओं में भी यही निरुक्ति आएंगी। तो आप ये निरुक्ति अगर यहाँ पे याद कर लोगे तो उसी में आप लिख सकते हो चैप्टर में।
तो ये इसकी निरुक्ति है। मेध प्लस असुन प्रत्यय लगने से मेध, ये मेध शब्द बना, और इसकी निरुक्ति मेधति स्नेहति इति मेधा। अब इसे जो है हम क्या कहते हैं, वसा भी कहते हैं, मांसाहार भी कहते हैं, वसा भी कहते हैं, और स्नेह भी कहते हैं मेध को। ये इसके पर्याय हैं। अब इसके बाद देखते हैं अस्थि। तो अस्थि की निरुक्ति क्या हो गई, अस्यते अक्षेप्यते इति अस्थि। इसका अर्थ क्या होता है, जिसे फेंका जा सके उसे अस्थि कहते हैं। क्रियाशरीर के चैप्टर में मैं अभी बताऊंगा आपको अस्थि किसे कहेंगे। तो जिसका उपयोग मतलब आदमी जब मर जाता है तो उसके मरने के बाद उसकी जो अस्थियाँ होती हैं तो उसको जल में प्रवाहित किया जाता है। तो वो वही बात बताएगी कि जिसे फेंका जा सके, मतलब जिसे बाद में जिसका उपयोग ना हो सके, कुछ भी जो बच जाता है शेष पदार्थ, तो उसे ही अस्थि कहा जाता है। तो अस्यते अक्षिप्यते इति अस्थि। अस धातु में कथित प्रत्यय लगने से अस्थि शब्द बना। अब इसके पर्याय देखते हैं। हड्डी, संधान, देहधारण, कुल्य, किकस। ये इसके पर्याय हैं, आप ये याद कर लेना। इसके बाद देखते हैं हम मज्जा। तो मज्जा में देखते हैं हम, मज्जा कहते हैं जो अस्थि के अंदर विद्यमान रहे उसे मज्जा कहते हैं। तो मज्जति अस्थिषु इति मज्जा, मतलब जो अस्थि के अंदर विद्यमान रहे उसे मज्जा कहेंगे। तो मज्जति अस्थिषु इति मज्जा, ये इसकी निरुक्ति हो गई है। तो ये वाली निरुक्ति आप इजीली याद भी कर लोगे। ये आपको क्रिया शरीर के मज्जा चैप्टर में मिलेगी, मज्जति अस्थिषु इति मज्जा। अब इसके पर्याय अस्थिसार, बीज, रेत, ये इसके पर्याय हो गए। अब शुक्र की निरुक्ति क्या है, वीर्यते विक्रांतो, ये इसकी निरुक्ति हो गई। या फिर आप ये वाली भी याद कर सकते हो, शोध्यति वा शुक्रम, इसकी निरुक्ति है। अब इसके पर्याय शुक्र, तेज, बल, रेत, वीर्य, ये इसके पर्याय हैं। शुक्र का अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये एग्जाम में आ जाता है कई बार, शुक्र वाला। इसके बाद इंद्रिय, इंद्रिय की निरुक्ति इंद्र प्लस घय प्रत्यय लगने से इंद्रस्य आत्मनो लिंगम, ये इसकी निरुक्ति हो गई। और पर्याय इसके हशिकम, विदाई और इंद्रियम, ये इसके पर्याय हैं। श्रोत्र, श्रोत्र जो है उसकी निरुक्ति क्या हो गई, श्रोत्र की श्रु प्लस शटन जो प्रत्यय लगने से ये श्रोत शब्द बना। श्रोयते अनेन इति सुश्रवणे, ये इसकी निरुक्ति हो गई। ये आपको मोस्टली याद ही करनी होती है निरुक्ति और पर्याय, फिर भी जो चीज़ समझाने की है मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। और पर्याय क्या है इसके, कर्ण, श्रोत मतलब कर्ण को बोलते हैं, श्रोत कानों को। तो श्रोत कर्ण हो गया, शब्द ग्रह हो गया, श्रवण हो गया, श्रव हो गया, श्रोत हो गया, इसके पर्याय हो गए। 3-4 पर्याय याद कर लेना, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है इसमें। और इसके बाद देखते हैं हम चक्षु। तो यहाँ पर देखिए चक्षु क्या है, चक्षु है, इसकी निरुक्ति है चक्षी, चक्षे, शीच इत्युषि, इसकी निरुक्ति है नयन, नेत्र, चक्षु, दृष्टि, ये इसके पर्याय हो गए। रसना, रसना किसे कहते हैं, जीवा जो होती है हमारी उसे रसना बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है, जीवा इसका पर्याय है। रस प्लस लुएट प्रत्यय लगने से इसकी निरुक्ति है। और रस्यति रस आस्वादन है, ये इसकी निरुक्ति हो गई। और रसना, जीवा इसके पर्याय हो गए रसना के। रसना मतलब जीवा हमारी। अब इसके बाद घ्राण, घ्राण क्या हो गई, नासिका, जिसे नाक बोलते हैं, नासिका, इसके पर्याय देखिए लिखा है यहाँ पे नासिका। तो इसकी निरुक्ति क्या हो गई, निरुक्ति हो गई घ्रायते अनेन, घ्रायते अनेति घ्राणम, ये इसकी निरुक्ति हो गई। पर्याय इसका हो गया गंधवा, नासा, नासिका, घ्राण, ये इसके पर्याय हो गए। अब इसके बाद देखते हैं हम, ये हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब सी पार्ट की निरुक्ति देख लेते हैं हम। तो सी पार्ट की सबसे पहली निरुक्ति है धी। तो धी की निरुक्ति, अब देखो इसकी सारी निरुक्ति आगे की मोस्टली सेम है, इसको आपको इजीली याद हो जाएंगी। ये वाली देखो धी की निरुक्ति है ध्या प्लस क्वेप। तो ध्यायते संप्रसारणम च इति क्वेप, ये इसकी निरुक्ति हो गई। ठीक है, इसके जो पर्याय हैं, इसके पर्याय एक बार एक के याद कर लोगे तो आपको आगे वाले मोस्टली ज़्यादातर याद हो जाएंगे। देखो इसके पर्याय क्या है, बुद्धि, मनीष, धी,
प्रज्ञा और मति। ये जो मैंने पर्याय बस अंडरलाइन करे हैं आपको वही करना, आगे देखना। ज़्यादातर ये वाला जो पर्याय है, ये वाले इसके जो जो अंडरलाइन है वो वही आगे सारे मिलेंगे आपको। अब देखो धृति का क्या है, ध्र प्लस कतिन प्रत्यय लगने से धृति शब्द बना, जिसका देह प्लस धारने इसकी निरुक्ति है, देह धारने इसकी निरुक्ति है, धारण देह इसके पर्याय हो गए। अब स्मृति, धृति के बाद स्मृति हो गए, तो ये धृति क्या था, देह प्लस कतिन। अब धृति के बाद स्मृति है तो स्मरा क्या हो गया, स्मरा प्लस कतिन। अब ये हो गया स्मरा अध्ययने स्मरणम स्मृति, चिंता और स्मृति जो इसके पर्याय हो गए। अब देखो यहाँ पर देखो, मैंने आपको ये वाला लाइन याद करने के लिए बोली थी पर्याय की, बुद्धि मनीष धी प्रज्ञा वाली। अब देखो यही बुद्धि थी तो इसके पर्याय में भी यही लाइन आ गई, बुद्धि मनीष धी प्रज्ञा मति। तो इसकी निरुक्ति क्या हो गई, बुध प्लस कतिन, बोधने व, ठीक है, ये निरुक्ति हो गई। अब देखो मति, मति में भी देखो यही वाली लाइन आ गई पर्याय की, बुध बुद्धि मनीष धी प्रज्ञा और मति, क्योंकि ये पर्याय सेम है, ये एकदम सेम है। देखो धी, अगर धी आएगा तो धी में भी आप यही पर्याय लिख दोगे सारे, मति आएगा तो मति में भी सारे यही पर्याय लिख दोगे, और बुद्धि में भी यही पर्याय लिख दोगे, तो ये सेम है। मन प्लस कतिन इसकी निरुक्ति है, और मन्यते अन्य इसकी निरुक्ति है। अब इसके बाद देखते हैं प्रज्ञा। तो प्रज्ञा क्या है यहाँ पर, देखिए प्रज्ञा है, प्रज्ञायते अन्य प्रज्ञा नाम वा, ये इसकी निरुक्ति हो गई। अब प्रज्ञा की भी देखो वही है, बुद्धि मनीष धी प्रज्ञा, ठीक है, चेतना, ये इसकी सेम वही है निरुक्ति सबकी, आगे की मैंने बताई थी आपको। अब इसके बाद देखते हैं हम 3 देख लेते हैं, मूत्र पुरुष स्वेद। तो मूत्र की क्या है, मूत्र प्लस घय मूत्रत इति मूत्रम, मतलब इसका एक और है, मूत्र से क्लेदवा नाम, उच्चार इसे प्रवाह लवन, ये जो है इसके पर्याय हो गए, ठीक है। ये आपको याद करनी है मूत्र पुरुष स्वेद की, ये आ जाती है पेपर में, एग्जामिनर वाइवा के टाइम पे पूछ लेते हैं, मूत्र की बताओ पुरुष की बताओ, या बोल देंगे त्रिमल, ये त्रिमल भी बोलते हैं ना इन्हें, मूत्र पुरुष स्वेद को तो वो बोलेंगे त्रिमल की निरुक्तियाँ बताओ वाइवा में, तो आपको ये तीनों याद होनी चाहिए। मूत्र की क्या है, मूत्रेते इति मूत्रम, मतलब मूत्र से क्लेदवा नाम। पुरुष की क्या है, प्र प्लस इशिन, मतलब प्रपालन पूर्ण, ये पुरुष की हो गई। इसका देखो सेम है ये, इसके पर्याय उच्चार शक्रत, शक्रत और पुरुषकम और विट, ये इसके पर्याय हो गए। स्वेद के क्या हो गए, स्वेद प्लस गह स्वेदति अंगमेनेति इति स्वेद इति, ठीक है, ये इसके पर्याय क्या हो गए, पर्याय हो गए इसके प्रलय और नष्ट चेष्टा। नष्ट चेष्टा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो स्वेद है तो उसका कोई यूज़ नहीं होता, जो पसीना होता है वो नष्ट चेष्टा है, मतलब कि हमारे शरीर की जो चेष्टा होती है, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो चेष्टा, हम हाथ पैर हिलाते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं तो शरीर में से पसीना आता है, तो वो चेष्टा नष्ट होने के बाद जो पसीना आता है तो उसे नष्ट चेष्टा इसलिए बोलते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, बस थोड़ी सी बची हैं, इसके बाद देख लेते हैं आत्मा। आत्मा की निरुक्ति देखते हैं हम। तो आत्मा की निरुक्ति क्या है, यहाँ पर देखिए आत्मा की निरुक्ति, ये वाला आपको याद करना है, आत्मते तेरवा, ठीक है, ये वाली निरुक्ति याद कर लेना आप। इसके आत्मा की वैसे बहुत सारी दी हुई है, एक निरुक्ति बहुत है, आपको ये याद कर लेना। और इसके पर्याय हैं आत्मा के, आत्मा पुरुष बुद्धि शरीर और क्षेत्रक, ये आत्मा के पर्याय हो गए। रोग की निरुक्ति क्या हो गई, रुज प्लस गहे रोजनम वेति रोगा, ये रोग की निरुक्ति हो गई। अब इसके पर्याय रुजा व्याधि रोग क्षय, ये इसके पर्याय हो गए। निदानम, निदानम देखो, निदानम ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ जाता है कई बार निदानम। तो इसकी निरुक्ति क्या है, नि द और लुइट प्रत्यय लगने से ये बना निदानम त्वाधिकारनम, निदानम त्वाधिकारनम, ये इम्पोर्टेंट है, तो ये आप एक बार देख लेना, निदानम त्वाधिकारनम इसकी निरुक्ति हो गई। और इसके पर्याय हो गए
अवसान, रोग निर्णय, कारण, रोग। क्योंकि देखो ये अलग सा ही लग रहा है, नानम तो आदि कारणम, तो ये इसलिए आपको ये याद कर लेना इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं रोगी की हो गई निरुक्ति। नकारांत पुल्लिंग शब्द रुज धातु, ये देखो अलग सी है ये भी, नकारांत पुल्लिंग शब्द रुज धातु, तो ये रोगी की निरुक्ति हो गई और इसके पर्याय हो गए व्याधित, मंद और आतुर, इसके पर्याय हो गए। अब भेषज चिकित्सा, ये इसकी निरुक्ति हो गई भेषम रोगमयम जयति, ये इसकी निरुक्ति हो गई और इसके पर्याय हो गए औषध, दवा। भेषज मतलब पता ही है आपको, भेषज मतलब हम बोलते हैं औषध को, मतलब जो चिकित्सा औषध होती है दवाई, तो भेषज दवा, औषध, चिकित्सा, पथ्य, साधन, ये इसके पर्याय हो गए। इसके बाद हम देख लेते हैं, ये देखो इस चैप्टर में से 15 मार्क्स के जो 15 नंबर के प्रश्न बनेंगे, तो उसमें से 5-5 नंबर के जो प्रश्न बनेंगे, 3 अंक यूनिवर्सिटी में 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आयु मन की निरुक्ति पूछ ली है यहाँ पर, रस की निरुक्ति, और देखो निदानम की मैंने बोला था पूछ लेते हैं, तो ये इसके निरुक्ति पर्याय पूछ लिए। ऐसे देखो निदान यहाँ पे भी आ गया, ये इम्पोर्टेंट था तो इसलिए मैंने बताया आपको। प्रज्ञा, अग्नि, इन सब की निरुक्ति पूछ लेते हैं पेपर में, तो एक बार आप इन देख लेना अच्छे से। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म हो गया दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।